तो गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में बेटा हमने आइडियल गैस इक्वेशन की बात की थी, और अगर हम सिंपल वे में लिखें तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इसे पढ़ लिया था। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू का और यूनिट्स का। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस में हेरफेर होता है वो यूनिट्स का होता है। कहीं पे आपको प्रेशर एटीएम में दिया होगा, कहीं पास्कल में दिया होगा, कहीं बार दिया होगा। इसी तरह से वॉल्यूम कहीं लीटर में होगा, कहीं मीटर क्यूब होगा, कहीं डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या यूनिट ली है और ये जो कांस्टेंट है आर, इसकी क्या वैल्यू ली है। एक मेथड तो यह है कि आप सबको कन्वर्ट करें एसआई यूनिट में, वो पुराना मेथड है, आपको पहले से सिखाया जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि आप लिखते समय ध्यान रखें कि क्या मुझे कन्वर्जन की जरूरत है या नहीं है, और ये तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब कैसे उनको अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, बट एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पे मैंने आपसे कहा इफ T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, फॉर फिक्स्ड n, मेरे मोल्स फिक्स हैं, T मैंने कांस्टेंट कर दिया, R कांस्टेंट होता है, तो मैं कह सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। लॉ का नाम भी आपको पता होगा। इसी तरह से अगर मुझे पता चला इफ V इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर फिक्स्ड n, बात समझ में आ रही है? V को कांस्टेंट कर दिया आपने, तो आप कहोगे P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, क्योंकि Tn और V आपका कांस्टेंट हो गया, सॉरी N R और V। ठीक है, फिर आप कहेंगे इफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर फिक्स्ड n। फिक्स्ड n मतलब आपसे कहा जाए कि इतनी गैस आपने ले ली, तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो ये सेपरेट लॉज आपके हो गए, बट जरूरी नहीं कि आप इन सबको अलग अलग याद रखें। आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी याद रखिए, सारे क्वेश्चन आपके उससे सॉल्व होंगे, इसलिए ये आपकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फाइन, इन सबको कंबाइन करके आपने इसे निकाला था। इसी को हमने एक और वे में लिखा था, पीवी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू आरटी। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी को हमने लिखा था m बाई वी, इसे हमने डेंसिटी कहा था, दैट इज इक्वल टू pm बाई RT। तो एक्चुअल में आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाती है। आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि क्विकली आप कैसे इसे कन्वर्ट करके फॉर्मूले में बना सकते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले जरूरी नहीं आप याद करें। हाँ, आप केवल एक याद रखिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट इज बेसिक इक्वेशन। और आज बेटा इसी पे बेस्ड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर की, उनको देख रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री C। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है उसको लिख डालिए। तो आपने कहा सर हमें फर्स्ट केस का प्रेशर यानी P1 हमें पता है, P1 हमें गिवन है 1 बार, और इस समय का वॉल्यूम भी गिवन है, इसे हम V1 कह लेते हैं, और V1 हमें गिवन है 500, साथ में यूनिट जरूर लिखिएगा, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है P2, मिनिमम प्रेशर P2 आपसे पूछा गया। ठीक है जी, और आपको V2 बताना, सॉरी V2 गिवन 200 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये जो 30 डिग्री C है ये आपका टेम्परेचर है,
वैसे तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, बट यहाँ पर ये टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि कन्वर्जन करके कोई बेनिफिट होगा नहीं। हाँ, हमें पता है कि हमें उसे केल्विन में लेना है, बट जैसे ही हमें देखा ना कि ये हमारे पास टी कांस्टेंट है, यस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई बेटा, P1 V1 is equal to P2 V2। बॉयल्स लॉ लगा दिया, बॉयल्स लॉ लगा दिया। यहाँ पे क्यों लगाया, बिकॉज जो आपने गैस ली ना, ये किस तरह की सिचुएशन बनी, आपके पास एक कंटेनर, ये आपके पास एक पिस्टन, इस पिस्टन को आप प्रेस करेंगे, ये मैंने आपको इस तरह की सिचुएशन बताई थी, तो क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो आपके प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और एन आपका यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बस इसको आपको अप्लाई करना है, आंसर आ गया आपका। तो अच्छा, कई लोग सोचते हैं सर डेसीमीटर क्यूब को क्या मीटर क्यूब में करना पड़ेगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप हमेशा क्या कीजिए, 1 बार यूनिट साथ में लिखिए इनटू 500 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू P2 आपको कैलकुलेट करना है 200 डेसीमीटर क्यूब। हमारी आदत क्या होती है, हम यूनिट नहीं लिखते। अब यूनिट अगर आपने लिखी तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, और ये 0 0 यहां से कैंसिल हो गया, आपके P2 की वैल्यू आ गई, बिल्कुल लिख दीजिए 5/2 बार, यूनिट अपने आप आ गई। तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप चाहते तो आप पास्कल में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके निकालते, बट आपका आंसर जो दिया होगा वो बार में दिया होगा, क्योंकि बार में ही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे प्रेशर, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन ये मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees C and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees C. What would be its pressure? ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई हमने एक डिब्बे से निकाल के दूसरे डिब्बे में कर लिया, बट टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखा और गैस की क्वांटिटी को भी फिक्स रखा। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास T एंड N कांस्टेंट है बेटा, और जो आपको गिवन है वो क्या चीज है, P1 1.2 बार दिया हुआ है। देखिए वॉल्यूम, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि ये यूनिट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम आपको 120 ml दिया गया, V2 आपको दिया गया 180 ml। वर्बली आप कर सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तो आप P2 ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। जल्दी से बताइए मुझे क्या आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही आया आपका। तो P2 को हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ आप चाहें तो बॉयल्स लॉ लिख लीजिए, चाहेंगे तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन भी लिख सकते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, T और N आपने कांस्टेंट लिखा, R कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सबको पता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। P1 की वैल्यू 1.2 बार मल्टीप्लाइड बाय 120 ml डिवाइडेड बाय 180 ml, और ये ml आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0, यहाँ 6 से कैंसिल किया आपने, और ये आपका कितना आ गया, 0.8 बार। जितनों का भी ये आंसर आया बिल्कुल सही है, वेरी गुड। Using the equation of state PV is equal to nRT, show that a given temperature density of gas is proportional to gas pressure. Okay. यहाँ पे आप बस को ये लिखना आपको, N is equal to M upon capital M. N is equal to M upon capital M, जहां पे M आपका है मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस टेकन, जितनी भी गैस आपने कंटेनर में ली हुई है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर, चलिए
अब इसी इक्वेशन को जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे PV इज इक्वल टू M बाय कैपिटल MRT, और यहां से आप देखेंगे तो आपकी जो डेंसिटी है M बाय V, दैट इज योर डेंसिटी, ये आपकी किसके बराबर हो जाएगी? PM बाय RT। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपसे कहा गया कोई भी आपने गैस ले ली, अगर आपने एक गैस ले ली, मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो भाई आपका M फिक्स हो गया ना। अब M थोड़ी चेंज होगा, जब तक गैस नहीं लोगे तब तक M कुछ भी हो सकता है, बट एक बार गैस चूज कर ली फिर तो M फिक्स हो गया। तो M आपका क्या है? कांस्टेंट। फिर इन्होंने कहा गिवन टेम्परेचर, यानी T आपका क्या हो गया? अरे दे दिया ना, अब टेम्परेचर दे दिया मतलब उसने कह दिया होगा 27 डिग्री सी। अब 27 डिग्री सी को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, आप कहेंगे सर 300 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। अब ले लिया 300 केल्विन तो कांस्टेंट हो गया। हाँ, जब तक दिया नहीं था तब तक नहीं पता था ना, तब तक तो कुछ भी हो सकता था। ओके, और अब R आपका कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही आपने ये लिखा, आप कहेंगे अवर डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए 2 लाइन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 5.4, at 0 degree C the density of certain oxide of gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide? Okay, एक आपको ऑक्साइड दिया हुआ है, ऑक्साइड को अभी हम नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक है, तो रो 1 आपको गिवन है, द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है 2 बार। ओके, प्रेशर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूले पहले देखते हैं। रो इज इक्वल टू PM बाय RT, ये हमारे पास अगर आपको याद हो फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT। अब इसमें ये ढूंढिए कि कांस्टेंट क्या क्या है। हाँ जी, कांस्टेंट क्या क्या है भाई? P तो वेरिएबल दे रखा है, तो P1 P2 तो है आपके पास। ओके, M भी वेरिएबल है, ठीक है। R ये आपका कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और टेम्परेचर 0 डिग्री सी दिया हुआ, तो बेटा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो R एंड T कांस्टेंट। समझ में आया? तो रो 1 क्या हो गया? रो 1 इज प्रोपोर्शनल टू P1 एंड M1, ऐसा आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो? रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू P1 M1 अपॉन P2 M2। और मजे की बात, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ इन्होंने? हाँ, दोनों की डेंसिटी सेम। इसको लैंग्वेज को समझिए, द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन एट 5 बार। ठीक, तो जरा लिखें, रो 1 इज इक्वल टू रो 2। एक तो ये कंडीशन दी गई है, और क्या दिया हुआ बेटा? P1 इज इक्वल टू 2 बार, P2 इज इक्वल टू 5 बार। M1 हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि ये ऑक्साइड, हमने 1 को ऑक्साइड लिया है। और M2 आपको दिया हुआ बेटा, ये डाई नाइट्रोजन लिखा हुआ है, डाई नाइट्रोजन मतलब N2। ठीक है, हाँ, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है। N2 पता ना, 28। वेरी गुड, ये सब मोल कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। ओके, तो अब क्या आ गया आपके पास? P1 M1 इज इक्वल टू P2 M2, और यहां से आपको कैलकुलेट करना है M1, तो ये आपका आ गया P2 M2 अपॉन P1। बस वैल्यू डाल दीजिए। P2 की वैल्यू 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 140 बाई 2, ये आपका 70 AMU मॉलिक्यूलर मास पूछा है। ठीक है, या आप इसे ये भी लिख सकते हैं 17 ग्राम पर मोल। डिपेंड करता है आपको किसमें दिया हुआ, मोलर मास भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, मोलर मास अगर पूछा गया तो आपका ग्राम पर मोल हो जाएगा 70 ग्राम पर मोल, और अगर AMU में लिखेंगे तो 70 AMU आ जाएगा।
pressure of one gram of an ideal gas A at 27 degrees C is found to be 2 bar. Okay, temperature दिया हुआ है, pressure दिया हुआ है और उसका mass दिया हुआ है. Okay, when 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find a relationship between their molecular mass. अब इसको जरा सी कॉन्सेप्ट को पहले समझिए. मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है. इस कंटेनर में मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई भी गैस अवेलेबल थी, ठीक है. तो इस गैस की वजह से कुछ प्रेशर रहा होगा. मैं इस प्रेशर को कह रहा हूं PA. फाइन. अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने इसमें दूसरी गैस को डाल दिया. दूसरी गैस को डाला है, वो गैस रिएक्ट नहीं कर रही है, सेम टेम्परेचर है. ये गैस यहां पे डाल दी. ये मैंने दूसरी गैस को यहां फिल कर दिया. फाइन. इसको मैं कह रहा हूं इसकी वजह से जो प्रेशर है PB, अगर आपको याद हो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमने लिया था, ठीक. तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P total is PA प्लस PB. यही तो बात हुई थी लास्ट क्लास में, है ना, जब पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको दिया था. तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे. तो अब जरा देखें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. आपको प्रेशर A गैस मान लिया हमने. प्रेशर A गैस का दिया हुआ है 2 बार. ओके, वेरी गुड. और प्रेशर टोटल दिया हुआ है. ओके, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 3 बार. ध्यान रखना, यही चीज समझने वाली बेटा. ये जो प्रेशर बिकम्स 3 बार है, ये दोनों गैसेस का कंट्रीब्यूशन है. ये PB 3 बार नहीं दिया हुआ. ओके, अच्छा, और अगर आप देखें हमें Na दिया हुआ है. Na Na कितना है? मोल्स ऑफ A. तो इसको मैं लिख सकता हूं Ma बाय कैपिटल Ma. और इसी तरह से मैं Nb को लिख सकता हूं मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B. ठीक है. अच्छा, अब हमें डायरेक्टली N नहीं दिया हुआ, बट ये देखिए 1 ग्राम बाय Ma. और यहां पे भी लिख लेते हैं 2 ग्राम ऑफ Mb. क्लियर? अब अगर आपको वो इक्वेशन याद हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? Na प्लस Nb. कुछ बात समझ में आ रही है? ये टोटल मोल्स है बेटा. आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB. और अगर आपको याद हो तो हमने इसे लिखा था NaRT बाई V. पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या था? किसी भी टेम्परेचर पे और वॉल्यूम जो आपको गिवन है उस पे नंबर ऑफ मोल्स अगर A है तो NaRT बाई V प्लस NbRT बाई V. कुछ समझ में आया? ठीक है. ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं PA इज इक्वल टू NaRTA बाई V और PB इज इक्वल टू NbR T बाई V. ओके, TA TB अलग नहीं है, सेम टेम्परेचर दिया हुआ ना, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सेम टेम्परेचर दिया हुआ. बहुत बढ़िया. अब यहां से जरा PA बाई PB कर लो. दो इक्वेशन है हमारे पास, PA बाई PB कर लो. PA बाई PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B. ये क्या आ गया? Na बाई NB. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं टेम्परेचर और ये सब चीजों को चाहता ही नहीं हूं. मुझे तो जो कैलकुलेट करना है मैं उसके टर्म्स में लेके आ रहा हूं. ओके, यहां देखिए क्या आया. Na कितना आया था? 1 बाई Ma. ये मोलर मास था. और ये आपका आया था 2 बाई Mb. ग्राम ग्राम मैंने कैंसिल कर दिया. ठीक है, वेरी गुड. अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन आ गई PA अपॉन PB इज इक्वल टू MB अपॉन 2Ma. जरा चेक करो, ये आया? ओके. अच्छा, PA की वैल्यू पता है? PA की वैल्यू पता है 2.
पी बी की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 - 2 बार आएगी, ऊपर लिखा हुआ बेटा, ये देखो पी टोटल जो है वो आपका 3 बार है, और पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी टोटल है यहां पे। तो पी ए और पी बी आपको पता चल गए, तो 2/1 इज इक्वल टू एम बी अपॉन 2ma, और यहां से आपको रिलेशन मिल गया एम बी इज इक्वल टू 4ma। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या एम बी बाई एम ए इज इक्वल टू 4 लिख लो, बात एक ही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोलर मास का रिलेशन बताना है, तो एम बी इज इक्वल टू 4ma लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। Next question is, the drain cleaner Drainix contains small bits of aluminium which reacts with the caustic soda to produce dihydrogen. What volume of dihydrogen at 20 degrees C and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminium reacts? Okay. अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है ये मोटा मोटा आपका मोल कॉन्सेप्ट टाइप का है। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन तो आएगी, बट इस पे आपको मोल कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए एल्यूमिनियम की कास्टिक सोडा के साथ। तो वो रिएक्शन क्या है जरा देख लेते हैं। 2Al कास्टिक सोडा आपका NaOH हो गया, और इसमें आप थोड़ा सा डालते हैं वाटर, तो 2H2O, ये आपको 2NaAlO2 प्लस 3H2, जरा बैलेंसिंग चेक कर लीजिए, 2H2 और 2H6, ठीक है, ये इक्वेशन आएगी। फाइन। अब ये इक्वेशन आपसे क्या कहती है, मोल कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा है, तो ये इक्वेशन कहती है कि अगर हम STP, पहले चलिए लिख लीजिए, यहां पे ये 2 मोल है, तो आपको यहां पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलेगी, ये कह सकते हैं। देखिए हमें रिलेशन किसके बीच निकालना है, डाइहाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की बात की है उसने, ठीक। तो हम केवल एल्यूमिनियम को पकड़ रहे हैं, कास्टिक सोडा की बात उसने बहुत ज्यादा की, रिएक्शन हुई है ये कहा है, लेकिन अमाउंट नहीं दिया हुआ। तो हम कहेंगे 2 मोल एल्यूमिनियम से आपको 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिलती है। फाइन। तो इतना हम कह सकते हैं कि अगर हमने STP ले लिया, सो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ H2। STP की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। STP क्यों लिया, क्योंकि STP में हमें पता है 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो आपने कहा 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वेट याद है, ओके 27, तो ये 54 ग्राम एल्यूमिनियम ये आपका प्रोड्यूस करता है। 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 3 into 22.4 लीटर ऑफ H2। कुछ समझ में आया? मोल को कैसे आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया ये स्टैंडर्ड था, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा ये कहां पर है, STP पर। अब अगर आप STP की बात करेंगे तो आपका प्रेशर 1 atm हो गया, और आपका टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन हो गया, ये आपको पता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर कुछ अलग दिया हुआ है, और प्रेशर भी जो है वो 1 बार दिया हुआ है, 1 atm नहीं दिया हुआ है। तो अब आपके पास ये तो कंडीशन हो गई P1 T1, ठीक है, ओके। P2 आपको और T2 आपको क्या दिया हुआ है ये भी जरा लिख लेते हैं। P2 जो है वो कहाँ गया, 1 बार, सॉरी 1 बार, और T2 जो है वो आपका 293 केल्विन। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम, अगर ये रिएक्ट करेगा तो कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बहुत बढ़िया, लगा दीजिए। तो 3 into 22.4 डिवाइडेड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 54,
दिस मच लीटर, ये आपका आना चाहिए। कब? एसटीपी। अब देखिए आपके पास दो प्रेशर है, इसको मैं कह ले रहा हूं V1 और मुझे फाइंड आउट करना है V2। तो आपका फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये बात समझ में आई? आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, लगा दीजिए। तो अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम पक्का है चेंज होगा, क्योंकि आपने गैस जो ली हुई है वो फिक्स है, मोल्स कांस्टेंट है। तो यहां पर आपके n कांस्टेंट और r तो कांस्टेंट होता ही है। ये समझ में आया? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? V2। तो आप लिख लीजिए P1 V1 T2 अपॉन P2 T1। अब ये सब याद नहीं हो सकते ना, ये तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल। अब वैल्यू डाल दो। P1 की वैल्यू 1 बार। देखिए मैं यूनिट कैसे लिख रहा हूं, हाँ आप अगर पहले से कन्वर्ट करके लिखेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, बट इस तरह से लिखना मतलब मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। 1 बार। P2 आपको दिया हुआ है 1 ATM। उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। P1 जो है वो 1 ATM है। P1 जो है वो 1 ATM है। हाँ हाँ, P1 1 ATM। 1 ATM और 1 बार में कुछ डिफरेंस था, याद है? 1.013। वेरी गुड। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? V1 आपके पास है 3 इंटू 22.4 इंटू 54/0.15 लीटर। ओके, और टेम्परेचर T2 ऊपर है। T2 कितना है? 293। ओके, 293 केल्विन, और ये आपका है 273 केल्विन। कुछ ये आ रहा है बेटा। हाँ जी, अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस डेसिमल को अगर मैं हटाऊं तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से। ओके, 15 से ये 0.2, इसको मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दे रहा हूँ। आप अपना चेक कीजिए। हाँ, तो 2 इंटू 54 108 आ गया। 108 इंटू 22.4 इंटू 293/273, 293/273 इज समवेयर अराउंड 1.0। ओके, ये मुझे लग रहा है बेटा अप्रोक्सीमेटली 0.2 के आसपास आना चाहिए। कोई कैलकुलेट करेगा? हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये केल्विन से केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा। ये 1 ATM जो है ना, इसको हम लिख लेते हैं 1.013 बार। इससे क्या होगा, ये जो बार लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? हाँ, 1 से 1 तो काट दोगे, लेकिन ATM से बार को मत काट देना, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसकी वजह से। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए जरा। हम्म। ओके, यहाँ पर बेटा ये रिवर्स हो गया है, इसको ये है यूनिटरी मेथड से ये आएगा, तो यहाँ पे आपका ओहो, तो ये तो फिर से करना पड़ेगा हमें। ओके, मैं फिर से वैल्यू डाल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो P1 आपने कहा, P1 है आपका 1.1 ATM है ना, तो 1.013 बार लिख दूं, डिवाइडेड बाय 1 बार ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपको दिया हुआ था 3 इंटू 22.4 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 54। ओके, T2 जो है वो 293 है और ये 273। ओके, ये कह रहे थे ना आप? चलिए, यहां से बार और बार कैंसिल हो गया, आपका आंसर लीटर में आएगा, क्योंकि केल्विन केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका 0.203 ऐसा आपने बताया मुझे, दिस मच लीटर आ रहा है। फाइन, या आप इसे 203 ml भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।
what will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in 9 decimeter cube flask at this. Okay. अब बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मिक्सचर दिया हो ना, तो P इज इक्वल टू, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं PA प्लस PB, या आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं NA प्लस NB इंटू RT बाई V, Na प्लस NB इंटू RT बाई V, इस तरह से भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब अगर मान लीजिए A गैस हमने मीथेन को कह दिया, मीथेन हमारी A गैस है, तो Na कितना हो गया? मोल्स ऑफ मीथेन 3.2 ग्राम दिया हुआ है, मीथेन है CH4, 12 प्लस 4 16 ही आ गया बेटा, ग्राम बाय ग्राम, तो ये आपका 1/20, चेक करो, नहीं 0.2 मोल्स, ओके वेरी गुड, 0.2 मोल्स। NB जरा चेक करो, NB के 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो ये आपका आ गया 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम, ठीक है, तो 1/10 यानी 0.1 मोल ये आ गया, चेक कर लीजिएगा। ओके, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 9 dm³, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन, 27 डिग्री सी है, मैंने 273 ऐड करके लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा जी, अब बात आई आर की, सारा खेल वहीं पे। आर कितना लेना है? देखिए वैसे तो ये ना मोल्स दिए हुए हैं, केल्विन दिए हुए हैं, बेटर क्या है, हम इसको 9 इंटू 10⁻³ मीटर³ कर लें। अब मैं आर की वैल्यू 8.314 ले लूंगा, नहीं तो मुझे फिर बड़ी अजीब वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा कि सर प्रेशर जो था ना वो क्या था? Na की वैल्यू डालें 0.2 प्लस 0.1, ये वाली इक्वेशन रख रहा हूं बेटा, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 300, चेक करते रहना, और वॉल्यूम कितना है 9 इंटू 10⁻⁻3, फाइन, ओके। अब जरा इसे कैलकुलेट करके देखें, 3 और 3 9, अच्छा ये तो कैंसिल हो जा रहा है, ये बड़ा इजी सा लग रहा है बेटा, देखिए जरा, ओके, इसको मैं लिख दे रहा हूं 1, ओके 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 8.314 इंटू 3 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3 और 9, ऐसे कर लीजिए ब्रेक। अब क्या होगा, 3 और 9 कैंसिल हो गया, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 8.314, ये गया ऊपर 5 आया, 5 - 1 इंटू 10⁴, ये आ रहा है बेटा पास्कल, क्योंकि हमने एसआई में कन्वर्ट कर लिया था इसलिए हमारा आंसर पास्कल में आ गया, तो 8.314 इंटू 10⁴ पास्कल, ये हमारा आंसर आएगा। What will be the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar and 0.2 liter of dioxygen at 0.7 bar are introduced in 1 liter vessel? तो ये हमारे पास एक 1 लीटर का वेसल है बेटा, 1 लीटर वेसल, और अगर इसमें हम दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो प्रेशर दोनों गैसेस की वजह से होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं प्रेशर ऑफ H2, कब? जब कंटेनर में डाला, ठीक है। अब जरा सी यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपको गिवन क्या है, 0.5 लीटर गैस एट 0.8 बार, लेकिन फाइनली आपने इसको यहां 1 लीटर में डाल दिया, तो आपकी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 लीटर गैस एट, ओके मैं इसे कह रहा हूं PH2
बार। कुछ समझ में आया? देखिए टेम्परेचर फिक्स है, गैस आपकी फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए, तो आप यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक, प्रेशर कितना था आपके पास 0.5 लीटर और 0. वॉल्यूम था, प्रेशर कितना था 0.8 बार। ओके, आपने कहा सर हमने वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर कर दिया, तो प्रेशर कितना हो गया pH2 इसे 8 इंटू 5 40 और पॉइंट लगा दें तो 0.4 आ गया, 0.4 बार। ये समझ में आया बेटा? आपकी किसी कंटेनर में गैस थी 0.5 लीटर, उसको आपने जब इस पे फिल किया, अब ये गैस मैं आपको दिखा रहा हूं, लेट से ये आपकी गैस इस तरह से यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स ग्रीन कलर के आ गए हैं और आपको पता चल गया कि इसका प्रेशर मेरा जो था वो 0.4 बार है। इसे आप कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए, आपके पास थी 2 लीटर ऑक्सीजन एट 0.7 बार, इसको भी आपने यहीं डाला बेटा, तो नया वॉल्यूम क्या हो गया आपका 1 लीटर हो गया। टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सी, तो टेम्परेचर तो सेम रहा, तो यहां पे आप कह सकते हो दिस इज इक्वलेंट टू 1 लीटर गैस एट PO2 बार। सेम टेम्परेचर की बात करेंगे तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, फिर से लगा दो तो क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे है प्रेशर है 0.7, यहाँ पे आपका 1 आ गया मल्टीप्लाइड बाय P2 आ गया। P2 की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से चेक करो 1.4 बार, ऐसा आपने मुझे बताया, बिल्कुल सही आंसर है आपका 1.4। लेकिन ये तो PO2 आया बेटा, ऑक्सीजन का आया। अभी टोटल प्रेशर में गलती मत कर देना, टोटल प्रेशर क्या होगा भाई, कंटेनर में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल के जो प्रेशर आएगा वो कितना आ गया आपका 0.4 प्लस 1.4, हाँ दैट इज इक्वल टू 1.8 बार। ये आपका आंसर होना चाहिए, चेक कर लीजिए जिनका भी ये आंसर आया बिल्कुल सही बता। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल इस मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, कुछ में तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था फार्मूला बेस्ड, लेकिन आपको सोचना था कि कहाँ क्या कन्वर्जन हो रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि कुछ करना ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला लिखना है और हाँ जी, जैसे डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सी एट 2 बार, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP। अब ध्यान क्या रखना है भाई, STP जो था उसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या था, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको पता है तो कोई टेंशन नहीं। ठीक, चलिए चेक करें। तो आप कहोगे सर डेंसिटी की बात है, तो डेंसिटी का अगर फॉर्मूला था तो रो इज इक्वल टू PM/RT, क्या ये फॉर्मूला आया था? अच्छा जी, अब अगर आप किसी गैस में वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, मोलर मास चेंज नहीं होता उस गैस का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये मैंने आपको लिखाया था M इज इक्वल टू ρRT अपॉन P, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक, वेरी गुड। तो अब आप क्या कहोगे, ρ1 R तो कांस्टेंट है, T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू ρ2 RT2 अपॉन P2, और इसमें से आपका R कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने दो सिचुएशन ले ली अलग अलग टेम्परेचर पे, बिकॉज ये दोनों किसके बराबर है बेटा, मोलर मास के, और मोलर मास तो किसी भी गैस का फिक्स रहेगा। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई, ρ1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू ρ2 T2 अपॉन P2। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। अब वैल्यू कैसे डालेंगे, ρ1 आपको दिया हुआ है, हाँ 5.46, देखिए यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे तो हेल्प हो जाएगी, G पर डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना दिया हुआ बेटा 27 को मैंने कन्वर्ट कर लिया तो ये 300 केल्विन आ गया। उसके बाद प्रेशर आपको दिया हुआ है 2 बार,
दैट इज इक्वल टू रो 2 हमें कैलकुलेट करना है, STP यानी 273 केल्विन, और फिर आपका 1 बार। हाँ, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन रहता है, बट 1 और 1.013 से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, ये आपने कैंसिल किया। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, 2 से अगर आप इसे कट कर रहे हैं तो ये आपका 2.73 आ रहा है। हाँ, इसलिए 1.013 कई बार होता है ना ATM और बार में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो सर उसकी वजह से तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको पता चल जाएगा भाई ये वाला नहीं, अनलेस अनटिल की बहुत क्लोज वैल्यू ना दी हो जो नहीं दी जाती। यहाँ पे 2.73 से आपने इसको कट किया, ये 100 आया, और 100 से ये कट हो गया, ठीक है। केल्विन से केल्विन कट हो चुका है, तो आपका रो 2 की वैल्यू आ गई 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। कुछ बात समझ में आई? 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब की बेटा आपको 34.05 ml of phosphorus vapor weighs 0.0625 gram at 546 degree C and 0.1 bar pressure. What is the molar mass of phosphorus? ये आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, ठीक। अब अगर आपको देखें तो आपको पता है कि PV is equal to nRT होता है, तो बस उसी इक्वेशन में आपको रखना है, बट यहाँ पे आपको मोल्स नहीं दिए हुए हैं, तो आप इसको रख देंगे PV इज इक्वल टू M बाय मोलर मास RT। कुछ और नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डालनी है इसमें, ठीक। आपको मोलर मास निकालना है, आपने कहा सर MRT अपॉन PV। अब ध्यान ये रखना है कि R की वैल्यू क्या जाएगी। हाँ, यहां पे आपको ये दिया हुआ है ml में, तो सबसे पहले आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर में कर लीजिए, ठीक है। तो बार लीटर वाला जो आपको याद होगा, मैंने आपको लिखाया था, हाँ बार लीटर वाला लिखाया था ना, उसको यूज कर लीजिए। यस, आप 1/12 लिख सकते हैं, या 8.314 इंटू 10⁻⁻² आया था, 25/300, ठीक है। यस, तो m की वैल्यू डालें, m कितना है 0.0625, यहां पे मैं ग्राम लिख रहा हूं, ओके। अभी एक काम करते हैं, यहां पे r लिखे रहने, हाँ यहां पे अभी r लिख देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 546 में 273 ऐड कर दीजिए, 546 में 273 ऐड कर दीजिए, 91819 आ रहा है क्या? ओके, आपने कहा 819 केल्विन यहां पे लिख दिया मैंने। उसके बाद प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.1 बार, 0.1 बार, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 34 ml में तो रखिएगा ही मत, 34.05 इंटू 10⁻³ लीटर में कर दीजिए इसको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये 10⁻³ और 10⁻⁻1 को आप 10⁻⁻1 इन दोनों को कट करके यहां पे आप ऊपर ले जाइए और इसको आप सीधे सीधे लिख दीजिए 625। चेक कीजिए, ओके ओके। अब आगे बढ़े, ये है बेटा मेरा 625। आर की वैल्यू यही ध्यान रखने वाली है, ये मैंने आपसे कहा, अगर आपको याद हो 8.314 इंटू 10⁻⁻², जब हमारा बार लीटर वाला था तो इतनी आती थी, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको ये याद होने चाहिए, नहीं तो वहां पे बहुत टाइम लगता है। 819 केल्विन, ठीक, डिवाइडेड बाय 34.05, ये कुछ बन रहा है। अब इसको अगर हम देखें तो 88, देखिए 625 में तो कैलकुलेशन में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, तो इधर वाले को कैलकुलेट करते हैं।
8.314 इसको अगर हम करेंगे तो ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा 8.19, 8.2 अगर ले लें 8.3 इंटू 8.2 तो 8.25 का स्क्वायर अगर हम लें तो ये आपका बेटा 68 के आसपास आना चाहिए और 34 नीचे है तो ये 2 के आसपास आएगा मेरे हिसाब से। ये 625 इंटू 2 दैट इज 1250 और मैंने आंसर किसमें लिखा था, ग्राम में। ये आ रहा है बेटा ग्राम पर मोल। मोलर मास जो निकल के आ रहा है वो 1250 ग्राम पर मोल। हाँ आप एग्जैक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने क्या किया 8.314 इंटू 8.2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 8 जा 64, ठीक है 64 से ऊपर जा रहा है। यस तो वहां से मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया कि ये 68 के आसपास आएगा। 68 बाई 34 2 आ गया और 2 को मैंने 625 से, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है आपके आंसर में जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने बहुत रफ किया, ठीक है बिल्कुल। अगर यही आंसर आ रहा है आपका बहुत अच्छी बात है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। A student forgot to add the reaction mixture to the round bottom flask at 27 degrees C, but instead she placed the flask on the flame. After a lapse of time, he realized his mistake and using a pyrometer, he found the temperature of the flask was 477 degrees C. What fraction of air would have been expelled out? इस तरह का एक क्वेश्चन शायद हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो यहां पर आपको सीधे सीधे से कुछ चीजें देखनी है कि आपके पास एक कंटेनर है और आप गैस को हीटअप करेंगे तो क्या चीज चेंज होगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक। तो पहले वो वॉल्यूम निकाल लीजिए जो इंक्रीज होके आ रहा है। ओके आपको क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो हम सपोज द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क ये अज्यूम कर रहे हैं, V मान लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 27 डिग्री, तो अपने का सर ये 300 केल्विन हो गया, इसको T1 लिख लेते हैं, ठीक है। और V1 इज इक्वल टू V ले लेते हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो गैस थी वो V वॉल्यूम थी और T1 जो था वो 300 केल्विन था। ओके अब जब आपने हीटअप किया तो T2 आपका कितना हो गया 477, 477 में 273 ऐड कर लीजिए, ये आपका 750 आ रहा है, चेक करो 750 केल्विन आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था जब भी हमारे पास कोई कंटेनर होगा और उसमें कोई गैस होगी और वो ओपन कंटेनर है, अरे भाई गैस एक्सपेल की तो ओपन ही होगा ना, तो इसमें आपसे मैंने कहा था कि जो P गैस है दैट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, तभी जाके वो गैस मेंटेन होगी उसमें। अगर प्रेशर हायर होगा गैस का तो गैस निकलती जाएगी, अगर कम होगा यस तो एयर आ जाएगी अंदर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है, ठीक। तो यहां पर प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया पहले और बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आप क्या लगा सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो पहले हमारा वॉल्यूम था V, टेम्परेचर था 300 केल्विन, बाद में हमारा वॉल्यूम V2 लिख लेते हैं या V फाइनल जैसा आप लिखना चाहें, और यहाँ पे आपने कहा 750 के। तो यहां से आपके पास जो V2 आया बेटा, ध्यान रखना जल्दीबाजी मत करना, ये आपका कितना आ गया 2.5 V, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम आया। अब बहुत ध्यान से समझना, मेरे पास V वॉल्यूम गैस थी, ये बढ़ के इस तरह से कुछ 2.5 V हो गई, ऐसे एज्यूम कर सकते हैं ना अभी, मतलब इतने में नहीं, उसकी तो जहां मर्जी आएगी वहां जाएगी, बट समझ लीजिए कि वो जो ग्रीन कलर वाला कंटेनर था उसमें से इतनी एक्स्ट्रा बढ़ गई, और जो एक्स्ट्रा बढ़ गई वो बाहर चले जाएगी, जो एक्स्ट्रा बढ़ गई वो बाहर चले जाएगी, ठीक है। तो जो एक्सपेल्ड कह लीजिए ना, एयर एक्सपेल्ड आउट, या गैस, सॉरी गैस है ना, गैस एक्सपेल्ड आउट, हाँ जी कितना हो गया 2.5 V कंटेनर का वॉल्यूम था V, तो आपके पास 1.5 V जो थी वो उड़ गई।
अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, what fraction of air would have been expelled out? ओके, तो 1.5 भी कितने में से उड़ गई, फाइनल वाला 2.5 बी में से, ये आपका हो गया फ्रैक्शन ऑफ एयर या गैस जो भी दिया हुआ है एक्सपेल्ड आउट। ठीक है जी, तो ये आपका 1.5 बी से भी कैंसिल हो गया, 3/5 आ रहा है बेटा, 3/5 रेशियो आएगा। कुछ और भी पूछा है? नहीं, और कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको गैस दी है तो गैस के लिए भी हो सकता है, यहाँ पे गैस नहीं दी थी, केवल एयर दी थी, तो आप एयर के लिए लिख लीजिए। हाँ, गैस की जगह एयर टर्म यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, मैंने तो जनरल आपको बता दिया, यहाँ पे एयर लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो 3/5 पोर्शन, बात समझ में आई नहीं आई? ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपके पास कुछ एयर ही मान लो, कोई बात नहीं, ये एयर है। अब आपने इसको हीट अप किया ना, इसको हीट अप कर रहे हैं, जब इसको हीट अप कर रहे हैं तो यही गैस तो हीट अप होगी। ये गैस हीट अप होने के बाद, अब गैस नहीं है, एयर है, एयर हीट अप होगी। एयर भी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेज ही हैं, तो ये सारी गैसेस क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी। बाहर कितना निकलेंगी, जितना उनका एक्सपेंशन हुआ होगा, जितना एक्सपेंशन हुआ होगा वो निकालिए, नया वॉल्यूम माइनस जो उसका कंटेनर में था, जितना डिफरेंस आया वो सब उड़ गई। अब आपसे सीधे सीधे वॉल्यूम पूछ सकता था, यहाँ पे उसने फ्रैक्शन पूछ लिया, तो फ्रैक्शन किसका आएगा, तो फाइनल वाले के साथ निकाल देंगे जो टोटल उसकी थी। ठीक है, चलिए, calculate the temperature of 4 mole of gas occupying 5 decimeter cube at 3.32 बार, और R की वैल्यू आपको दी हुई है, यूनिट है बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ओके, तो ये तो बड़ा आसान सा हो गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है आपको कि PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन हो गई। यहाँ पे आपको N गिवन है, R गिवन है, टेम्परेचर आपको निकालना है, V गिवन है और P गिवन है, बचा गया, कैलकुलेशन करा रहे हैं केवल। ठीक, तो यहाँ पे आपने कहा T इज इक्वल टू PV अपॉन NR। चलिए जी, वैल्यू डालिए। प्रेशर कितना, 3.32 बार, वॉल्यूम कितना, 5 डेसीमीटर क्यूब। ओके, मैं यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा क्योंकि आपको नीचे दिख रहा है आर की वैल्यू इसी में दी हुई है, आर की जैसे ही आप वैल्यू लिखेंगे सब कैंसिल हो जाने। तो एन जो है आपका वो 4 मोल आया, और ये आपका आया, आर की वैल्यू देखिएगा 0.083 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, बार डेसीमीटर क्यूब, और ऊपर लिख लेते हैं मोल केल्विन। ठीक है, बस अब आपको करना क्या है, मोल से आपने मोल कैंसिल किया, बार से आपने बार कैंसिल किया, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल किया, केल्विन में आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल जी, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अच्छा देखो, यहां देखो, 4 को अगर आप 8.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33.2 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, केवल बस इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 3.32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 3, क्या ये आ रहा है, 0.332 आ रहा होगा। ठीक है, बस ये आपका 50 केल्विन, चेक करना, 50 केल्विन बड़ा कम है टेम्परेचर। हाँ, वॉल्यूम भी कम ही है, 50 आएगा या 500 आना चाहिए, 500 तो लगने, 50 आ रहा है बेटा, 50 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। ओके, तो आपको N2 गैस दी हुई है, 1.4 ग्राम है। ओके, सो जब आप बात करेंगे बेटा 1.4 ग्राम, तो इसको आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। तो आपने इसको 28 ग्राम पर मोल से
डिवाइड किया तो इतने आपके मोल आ गए, और ये मोल आपके 1/20 मोल है। या आप इन्हें मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप बड़ी इजीली कह सकते हैं Na/20 मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, किसके? N2 के, ठीक है, डाई नाइट्रोजन गैस। ओके, अब आपको पता है कि 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल कर लो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन्स, क्या निकालने? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ओके, कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? एक नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं तो 2 नाइट्रोजन के पास 14 होंगे। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एटम है या मॉलिक्यूल में कितने एटम? मॉलिक्यूल में 2 एटम, N2 है ना, डाई नाइट्रोजन, तो एक में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो 14 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल आपको पता है, तो आप टोटल मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Na/20 इंटू 14 इलेक्ट्रॉन्स। बस आप चाहें तो इसको 7/10 करके लिख लीजिए, या आप इसे 6.02 करके करेंगे तो 3/14, तो ये आपका 4.2 इंटू 10⁻23 आएगा। हाँ, 23 आ जाना चाहिए। चेक कर लो, चेक कर लो। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 4.2 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या किया? 6.02 की जगह 6 ले लिया। थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ ना ऐसे। तो 3/10 आ गया, 10 से 1.4 आया, 1.4 इंटू 3 मैंने 4.2 कर दिया। हो सकता है थोड़ा बहुत 4.2 के आगे कुछ टर्म्स आ रहे हों, बट वो कैलकुलेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। यस, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है।